हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीडीएस से केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन सीडीएस 2022 का है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो ना हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पाँच डेफिनेशन बताऊँगी। वो पाँच डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ना ऑक्सीडेशन के बारे में, तो देखो पहली चीज़ तो नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि जहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है। जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं ना ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे। तो अगर ऑक्सीजन की जगह मैं ये लिख दूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होगी। ठीक है। फोर्थ है, अब देखो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि उसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, राइट। तो हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और एक और जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो रहा है ना, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो था ऑक्सीडेशन। अगर मुझे यहाँ पे रिडक्शन के बारे में बात करनी हो तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन में बोल रही थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में हम क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल देंगे। ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन में बोल रहे थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेम चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के हिसाब से भी होगी कि यहाँ पे रिडक्शन में हम क्या बोल देंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और फिफ्थ जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या बन जाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तुमने देखा होगा कि जो बटर है जब वो सड़ जाता है, जब वो रेंसिड हो जाता है, तो वो बहुत खट्टा खट्टा सा उसका स्वाद आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो बटर है ना, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकेंड स्टेटमेंट है, वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। जब एक वाइट मतलब कि जब हम दो सॉल्यूशन यानी कि बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो हमें वहाँ पे वाइट सब्सटेंस देखने को मिलता है। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, नहीं। ये बेसिकली देखो हो क्या रहा है, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। बेरियम जो है वो इस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो बेरियम सल्फेट बना लेगा, और ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दे सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइट सब्सटेंस बनता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, वो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट नहीं होता, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, अ रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। आयरन में तुमने सुना होगा कि रस्टिंग होती है ना। तो रस्टिंग कैसे होती है कि जो आयरन है
वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो आयरन का ऑक्साइड बना देता है। और ये जो आयरन का ऑक्साइड होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, जिसको हम रस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। फोर्थ देखो, वाइन गेट सोर विद टाइम। जो वाइन है वो खट्टी होना शुरू हो जाती है टाइम के साथ, तो ये भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से होता है। तो इन सब में से कौन सी रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, वो है बी स्टेटमेंट, यानी कि वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म व्हेन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं कि जो बटर का टेस्ट है वो चेंज हो गया जब हम उसको बहुत टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। बटर एक डायरी प्रोडक्ट है, उसके अंदर 80% फैट मौजूद होता है। तो ये जो बटर है वो ऑक्सीडाइज कर देता है किसकी प्रेजेंस में, एयर में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो रैंसिड हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी कि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसका जो टेस्ट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट थी वो, उसके अंदर हमें कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है। आयरन रस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो किसका एग्जाम्पल होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, Fe2O3.XH2। ये जो है Fe2O3.XH2O, ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल होता है, सॉरी किसका फॉर्मूला होता है, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो डी स्टेटमेंट थी वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, क्योंकि ये जो अपने पास बटर है वो सौर इसलिए हो रहा है, सॉरी जो वाइन है वो इसलिए सौर हो रही है क्योंकि उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो, उसको वाइन के कंटेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। तो जो यहाँ पे सही स्टेटमेंट होगा वो होगा बी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड है। अब देखो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिथेनोइक एसिड के बारे में। तो जब हम बोलते हैं मिथेनोइक, तो मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, ठीक है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड बेसिकली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, COOH। तो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ पे COOH और इसके साथ लग गया एक H, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। और ये जो मिथेनोइक एसिड होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। अब बेसिकली देखो, ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, वो कहाँ से सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था, आंत स्ट्रिंग में। जैसे जब भी तुम्हें चींटी काटती है तो तुम्हें जलन होती होगी वहाँ पे, है ना, तो वो किसकी वजह से जलन हो रही है, वो जलन हो रही है फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड से। जो मिथेनोइक एसिड है वो बेसिकली इसका IUPAC नेम है, और जो फॉर्मिक एसिड है वो इसका कॉमन नेम है। अब देखो, ये जो नाम है फॉर्मिक एसिड वो कैसे पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसको ऑब्टेन किया गया था रेड आंट्स में से, और रेड आंट को हम बोलते हैं फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से ही वर्ड लिया गया फॉर्मिक एसिड। अगर मैं बी स्ट्रिंग के बारे में बात करूँ या फिर नेटल प्लांट के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो उसमें भी उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, soap solution used for cleaning purpose appears cloudy due to the fact that soap micells can। अब तुमने देखा होगा कि जब भी हम जब भी तुम साबुन यूज़ करते हो, डिटर्जेंट यूज़ करते हो, तो झाग बनता है। और ये जो झाग होता है ना, इसकी जो अपीयरेंस होती है थोड़ी वाइटिश सी या फिर मिल्की सी अपीयरेंस होती है। तो ये मिल्की अपीयरेंस या क्लाउडी अपीयरेंस हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिलती है मिसल्स में। मिसल सबसे पहले तो देखो होता क्या है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, और ऊपर जो इसका हेड होता है ना वो पोलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक यानी कि लविंग यानी कि वाटर लविंग। ये होता है पानी से डरने वाला पार्ट, और ये होता है पानी से प्यार करने वाला पार्ट। तो होता क्या है, जैसे मान लो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर कोई डस्ट लगी है, तो अब देखो ये वाला पार्ट तो पानी से डरता है, तो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ये डर्ट के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे इस तरीके से ये आपस में इस तरीके की फॉर्मेशन कर लेते हैं।
ठीक है, किसके अराउंड, जैसे मान लो यहाँ पे डर्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो ये जो बना है अपने पास, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मिसल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसल है या जो झाग है, उसकी क्लाउडी अपीयरेंस सिर्फ इसी वजह से आती है क्योंकि वो क्या करता है, लाइट की स्कैटरिंग करता है। ठीक है, बेसिकली ये जो मिसल की फॉर्मेशन है ना, ये जो मिसल है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। वर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन बेसिकली एक हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आता है। ठीक है, पार्टिकल साइज काफ़ी ज़्यादा इसमें छोटा होता है, उतना भी छोटा नहीं होता वैसे तो, लेकिन छोटा होता है कि वो नीचे सेटल डाउन नहीं करता सस्पेंशन की तरह। तो सॉल्व सॉल्यूशन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्व सॉल्यूशन है वो क्लाउडी इस वजह से अपेयर होता है क्योंकि जो मिसल्स होते हैं दे आर लार्ज इनफ कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, मोनो। मोनो का मतलब होता है वन, एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, एटम, यानी कि एक एटम जिसको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब देखो, जब भी मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक। लेकिन अगर इसको स्टेबल होना है तो पहले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। यानी कि तुमने सुना भी होगा, जब हम हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करते हैं तो हम H ना लिख के हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे H2 लिखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बेसिकली कैसा एटॉमिक, कैसा हुआ नेचर में, डाई एटॉमिक हुआ। ठीक है, कि इसको एक और हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए, तो ये डायटॉमिक है। अगर मैं सल्फ़र के बारे में बात करूँ तो क्या सल्फ़र भी सिर्फ एक सिंगल प्रेजेंट हो सकता है, नहीं, इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना ज़रूरी होता है जब भी हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक सिंगल एटम यहाँ पे स्टेबल नहीं है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फॉस्फोरस के बारे में बात करो तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको तो 3 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये भी एक सिंगल एटम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। जब हम हीलियम के बारे में बात करते हैं तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पहला एक ही इसमें शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हीलियम का कभी देखे He2 He3 नहीं, हीलियम इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसको किसी और एटम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो हीलियम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोनो एटॉमिक हो जाएगा। तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन। अब देखो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में और क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, हीलियम गैस जो अभी हमने पढ़ा, लिथियम गैस भी हो सकता है, क्रिप्टन गैस। अब क्रिप्टन गैस भी क्या है, क्रिप्टन गैस भी एक नोबल गैस है, यानी कि ग्रुप 18 का पार्ट है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई का मतलब 2, जैसे हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर लो, ऑक्सीजन गैस के बारे में बात कर लो, क्लोरीन गैस के बारे में बात कर लो, या फिर मान लो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के बारे में भी बात करें तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में पाया जाता है नेचर के अंदर। तो ये कैसा हो गया, डाई एटॉमिक। पॉली एटॉमिक यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो पानी का एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये कैसे होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ लिस्ट 1 में दिए हुए हैं कंपाउंड्स, दूसरी लिस्ट में दिए हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपने पास देखो क्या है, CH3F। तो C, यहाँ पे कितने H लगे हुए हैं, 3 H, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। तो ये जो शेप होती है ना, जब हमारा सेंट्रल एटम 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्रा यानी 4, तो सेंट्रल एटम कितनों के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, 4 के साथ। तो ये जो CH3F है वो किसके साथ जुड़ गया, टेट्राहेड्रल के साथ। तो ए का आंसर क्या आया, 2। अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 वाले 2 ही ऑप्शन है, यानी कि C और D तो हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है। नेक्स्ट देखो अपने पास है HCHO। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक तरफ H एक तरफ H। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये 3 मतलब एक ट्राइंगल टाइप बनेगा अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो, राइट। और ये एक प्लेन में बन रहा है, इन सब के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो ऐसी शेप होती है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राइगोनल प्लेन, कि एक ही प्लेन में क्या बना है, ट्राइंगल बना है। तो अब देखो ये किसके साथ जुड़ गया अपने पास, 1 के साथ। तो B का क्या हो गया यहाँ पे 1, यहीं से हमें आंसर मिल रहा है B वाला। लेकिन बाकी भी साथ में देख लेते हैं, HCl।
तो C हो गया अपना सेंट्रल एटम, N के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है और एक आ गया यहाँ पे H। तो इसकी शेप हम क्या बोल देते हैं, लीनियर बोल देते हैं। बिल्कुल सीधा है ना, तो हम इसको क्या बोल देंगे, लीनियर। यानी कि किसके साथ जुड़ गया, 4th के साथ। तो देखो C किसके साथ जुड़ गया, 4 के साथ। NH3 की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। ये कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, 3 के साथ। तो 1 2 3। मैं इसको नीचे की तरफ देखो क्यों बना रही हूँ बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, और जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा रिपल्शन कॉज कर रहा होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो जब भी हम शेप के बारे में बात करते हैं ना, हम लोन पेयर को ना थोड़ा इग्नोर कर देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं इस लोन पेयर को यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ट्रायगनल कैसी शेप बन रही है, पिरामिड की तरह। तो ये क्या बन गया, ट्रायगनल पिरामिडल। तो यहाँ पे कौन सी शेप आएगी तुम्हारे पास, 3 वाली। तो आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैंने शेप्स वैसे ऊपर तुम्हें दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे दोबारा से देख लो। ये है CH3F टेट्राहेड्रल, HCHO ट्रायगनल प्लेनर, ये इस तरीके की शेप बन रही है जो मैंने अभी अभी ऊपर दिखाई। HCN लीनियर शेप, NH3 जो है वो है ट्रायगनल पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Fertilizers are used to obtain higher yields of crops. However, all nutrients are usually not available in fertilizers. Which one of the following nutrients is usually not available in fertilizer? देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं ना फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि हमारी सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, फर्टिलाइज़र सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने वाले। अब ये जो हमारी सॉइल है ना, उसको ठीक है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो उसको मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, वो होते हैं NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो हमारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, वो भी कौन से होते हैं, NPK फर्टिलाइज़र्स होते हैं। यानी कि मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से प्रोवाइड करेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तो ये प्रोवाइड करते करते, कौन सी चीज़ ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, आयरन प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। ठीक है, सो NPK आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है कि ऑल द बेसिस आर एल्कलीज, सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल एल्कलीज डिजॉल्व्स इन वाटर, एंड थर्ड एल्कलीज आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। अब एक एक करके दोबारा से इसको पढ़ते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोली थी, हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करना है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे बोली थी कि सारे के सारे जो बेसिस होते हैं वो एल्कलीज होते हैं। पहले तो समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, जो भी वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं ना, उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्कलीज बोल देते हैं। इवन जब हम अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है अपने पास, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, तो ये बेसिकली सारे के सारे एल्कली मेटल्स है। क्यों, क्योंकि ये पानी में घुलने वाले बेस है। तो यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट है जो तुम याद रखना, वो ये है कि ऑल एल्कलीज आर bases but all bases are not alkalis। ठीक है, क्या है कि सारे के सारे एल्कली बेस है, क्योंकि एल्कली के डेफिनेशन क्या है, वाटर सॉल्यूबल बेस। जैसे मान लो मैंने बोला NaOH पानी में घुल जाता है, तो ये क्या है, एक एल्कली है। अगर मान लो मैं CaOH ट्वाइस के बारे में बात करूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको तुम स्लेट लाइम या लाइम वाटर भी बोलते हो, तो ये भी क्या है, ये एक एल्कली है, वाटर सॉल्यूबल बेस। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात कर दूँ CuOH ट्वाइस के बारे में, कॉपर हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो ये नहीं घुलेगा पानी के अंदर। तो देखो ये बेस तो है, ठीक है, लेकिन ये एक एल्कली नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सारे के सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कली नहीं होते। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल द बेसिस आर एल्कलीज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, तो वो स्टेटमेंट सही होनी थी। अब सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ऑल एल्कलीज डिजॉल्व इन वाटर। तो अभी अभी हमने क्या बोला एल्कली की डेफिनेशन की, वाटर सॉल्यूबल बेस को हम क्या बोल देते हैं, एल्कली बोल देते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि सारे के सारे एल्कली
पानी में घुल जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एल्कलीज आर सोपी टू टच। तुमने ये वैसे भी पढ़ा होगा जब हम बेसिस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि सारे के सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं, और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो थोड़े सोपी होते हैं टच में, टेस्ट वाइज बिटर होते हैं, और साथ में कोरोसिव भी होते हैं नेचर में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ स्टेटमेंट जो ठीक है वो कौन कौन सी है, 2 और 3, यानी कि हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज, हाउएवर ऑल एल्कलीज आर बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following acids is secreted by leaves of nettle that cause painful stings। अब देखो एक नेटल प्लांट होता है, अगर वो तुम्हारे स्किन के साथ टच होता है तो उससे जलन होना शुरू हो जाती है, या वो इच्ची सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नेटल प्लांट होता है ना, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, फॉर्मिक एसिड। जैसे जब हम बात करते हैं बी स्ट्रिंग के बारे में या फिर आंट स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है, तो उसमें जो बेसिकली एसिड प्रेजेंट होता है ना, वही एसिड प्रेजेंट होता है नेटल प्लांट के अंदर। तो नेटल प्लांट के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो इसका कॉमन नेम है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला HCOOH। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि मिथेनोइक एसिड। जब हम सिट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें हमें ऑब्टेन होता है सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टैमरिंड, इमली जो होती है ना, उसमें प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। जब हम एसिटिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है विनेगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। अब देखो यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से बात करनी है, तो हमें इसके लिए क्या याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपने पास जो कॉमन हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन प्रेजेंट है ना। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से बात करूँ तो देखो आयरन जो है वो सबसे कम उस पर आता है। ये दोनों ऑप्शन वैसे सेम ही ऑप्शन है, ए और बी वाला। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी इसी हिसाब से होता है। मैग्नीशियम जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम होता है, जिंक थोड़ा और कम हो जाता है, और आयरन जो है इन सब से भी कम प्रेजेंट होता है, यानी कि इस हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से देखो तो देखो मोस्ट रिएक्टिव के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या है, पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव में अपने पास गोल्ड आ जाता है, जो किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ। सोल्डर बेसिकली एक एलॉय होता है। एलॉय बेसिकली क्या है, एलॉय का मतलब होता है होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब हुआ, जिसमें हमें कोई भी ना फिज़िकल सेपरेशन नहीं नज़र आती है। जैसे अगर मान लो मैं स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करूँ, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, क्रोमियम प्रेजेंट होता है, निकल प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या ये सारे के सारे कंपोनेंट तुम्हें अलग अलग देखने को मिलते हैं? नहीं, तुम्हें एक थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन वाला मेटल दिखाई दे रहा होगा। तो सेम चीज़ जब हम सोल्डर के बारे में बात करते हैं तो सोल्डर किसका एलॉय होता है, वो एलॉय होता है लेड और टिन का। ठीक है, किसका एलॉय होगा, लेड और टिन का एलॉय। जब हम स्टील के बारे में बात करते हैं तो वो किस का कॉम्बिनेशन होता है, आयरन और कार्बन का। जब हम ब्रॉन्ज के बारे में बात करते हैं तो कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम ब्रास के बारे में बात करते हैं तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है या उसका एलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इन ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड और को कन्वर्ट कर देते हैं उसके ऑक्साइड में? कैसे करते हैं, उसको हीट करते हैं एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, रोस्टिंग बोलेंगे। तो जब भी हम ओर्स को हीट करते हैं एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे जिंक का सल्फाइड था, उसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो देखो क्या बन रहा है, उसका ऑक्साइड बन जा रहा है, जिंक का ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, एक हमने
पढ़ा कैल्सिनेशन। अब देखो ये जो कैल्सिनेशन होता है ना, ये भी एक थर्मल ट्रीटमेंट होती है। किसकी ट्रीटमेंट? सॉलिड केमिकल कंपाउंड की, जहाँ पे ये जो कंपाउंड होता है ना इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर दिया जाता है, लेकिन इतना भी टेम्परेचर नहीं दिया जाता है कि वो मेल्ट कर जाए। और यहाँ पे ना हम क्या बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है ऑक्सीजन की। जब हम रोस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे तो रोस्टिंग में हमने क्या बोला था कि रोस्टिंग में हम यहाँ पे एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम हीटिंग दे रहे हैं ना वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में दे रहे हैं, ताकि इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो है वो सारी निकल जाए। एक जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी हम हीट अप्लाई कर रहे हैं और साथ के साथ देखो एक हम रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम एक ओर में से डिज़ायर्ड मेटल प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है ना ये भी तुम्हें आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब देखो जैसे तुमने देखा होगा कॉपर की बॉटल्स होती हैं या फिर कॉपर की ज्वेलरीज भी होती हैं, तो होना क्या शुरू हो जाता है कि उसमें से ग्रीन ग्रीन कोटिंग बनना शुरू हो जाती है। तो वो ग्रीन कोटिंग किसकी होती है? होता क्या है कि ये जो कॉपर है ना वो जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, यहाँ पे वो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट। और ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉपर कार्बोनेट। देखो कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा? कॉपर का कार्बोनेट। यहाँ पे रिएक्शन भी देखो, कॉपर है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, साथ में ऑक्सीजन भी है, साथ में पानी, क्योंकि मैंने क्या बोला था? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो वो किस में चेंज हो जाएगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और इसी की वजह से हमें वो ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग भी देखने को मिलती है। अब आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।